चलिए क्लास वर्क पावर एनर्जी देखिए। इसमें हमारा टॉपिक रहता है पावर, है ना। तो पावर वाला टॉपिक देखते हैं। देखो पावर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। पावर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डूइंग वर्क। कितने टाइम में कितना वर्क हो रहा है वो पावर को डिफाइन करते हैं ना। तो हम कह सकते हैं इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो देखिएगा इसका फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। P इक्वल्स टू, ये पावर दो तरह की हो सकती है। वन इज एवरेज पावर एंड वन इज इंस्टेंटेनियस पावर। सो एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस पावर जो हो जाएगी, सो दिस इज लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी, एंड विच इज डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। तो पावर का फॉर्मूला हमें मिल गया डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। अच्छा, हम ये जानते हैं कि जो वर्क होता है उसका फॉर्मूला होता था एफ डॉट एस। सो बेसिकली डी डब्ल्यू अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, दिस इज एफ डॉट डी एस अपॉन डी टी। अब डी एस अपॉन डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। तो हम इसको लिख सकते हैं पावर इक्वल्स टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी। ठीक है। अगर कोई पावर या कोई फोर्स किसी बॉडी की वेलोसिटी v1 से v2 तक चेंज करता है तो उसकी पावर क्या होगी। तो हम कह सकते हैं इफ अ फोर्स f changes the velocity of a body from v1 to v2, then power delivered ये हो जाएगी p इक्वल्स टू द इंटीग्रेशन फ्रॉम v1 से v2 और f डॉट dv। ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं हमेशा कि आपको वर्क ही दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है कभी वर्क के नाम पे एनर्जी इस्तेमाल हो रही है ना, ऐसा भी पॉसिबल। तो मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि इफ अ बॉडी ऑफ मास m if a body of mass m is taken to a height h in t seconds, okay, then find power delivered। ठीक है। तो बेसिकली इस केस में क्या हो रहा है, आप किसी बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो जब आप ऊपर लेके जा रहे हैं आपने वर्क किया होगा, और जब किसी बॉडी को उठाया जाता है तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका जो पावर होगी दैट विल बी व्हाट, एनर्जी अपॉन टाइम। सो व्हाट इज द एनर्जी इन दिस केस, एम जी एच अपॉन टी। तो पावर कई बार हाफ एम वी स्क्वायर भी हो सकती है अपॉन टी, और कई बार एम जी एच अपॉन टी भी हो सकती है। ठीक, चलिए नोट कीजिए।
चलिए क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है एन इंजन delivers a constant power delivers a constant power. Find the dependence of velocity, the dependence of velocity and displacement on time. देखिए, एक इंजन है जो कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रहा है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना है इन टर्म्स ऑफ टाइम और डिस्प्लेसमेंट का भी निकालना है। तो पहले काम करते हैं हम लोग। पावर का फॉर्मूला क्या था भाई अपने पास? फोर्स डॉट वेलोसिटी, है ना? तो जो पावर है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट बोला हुआ है इसको। तो मैं क्या करूंगा, एफ को मैं लिख लेता हूँ एम वी डी वी अपॉन या एम डी वी अपॉन डी टी, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है। सो एम डी वी अपॉन डी टी टाइम्स वी इक्वल्स टू पी, या इसको हम लिख सकते हैं वी डी वी इक्वल्स टू पी अपॉन एम टाइम्स डी टी। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है, जब आप इंटीग्रेशन करेंगे ना, सो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी इक्वल्स पी अपॉन एम इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। हम मान सकते हैं इनिशियली टाइम जीरो था और वेलोसिटी सपोज क्या थी, जीरो। हालांकि यू होती है वेलोसिटी, बट हम लोग फिलहाल जीरो मान लेते हैं। बाद में टाइम टी हुआ, वेलोसिटी क्या हो जाती है, सपोज वी हो जाती है। सो वी का इंटीग्रेशन कितना हुआ, वी स्क्वायर अपॉन टू, वी स्क्वायर अपॉन टू लिमिट फ्रॉम जीरो टू वी इक्वल्स टू पी अपॉन एम। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी टी? टी हो जाएगा फ्रॉम जीरो टू टी। तो ये वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, दिस इज वी स्क्वायर अपॉन टू माइनस जीरो equals p upon m times of t, and here it is v square equals to 2pt upon m, या v equals to the square root of 2pt upon m। ये फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी का टाइम के साथ। हम ये भी कह सकते हैं v इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर 1/2। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए तो क्या करेंगे फर्दर, मैं इसको अगर ऐसे लिख लूं, v को हम जानते हैं ds अपॉन dt बोलते हैं ना, तो ds अपॉन dt इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ टू पी एम, टू पी अपॉन एम इंटू अंडर रूट ऑफ टी। मैंने इसको अलग से लिख दिया रूट टी। नाउ वी कैन राइट इट एज ds बराबर अंडर रूट ऑफ टू पी अपॉन एम मल्टीप्लाई बाई टी की पावर हाफ इंटू डी टी। नाउ अगेन इंटीग्रेट कर दीजिए इनको। तो शुरुआत में टाइम जीरो, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, बाद में टाइम टी हुआ और डिस्प्लेसमेंट एस हो गया। सो ds का इंटीग्रेशन कितना हुआ, s फ्रॉम जीरो टू s equals to the square root of 2p upon m. What is the integration of t की power half? 2 by 3 t की power 3 by 3, and from 0 to t. Now with this becomes s equals the square root of 2p upon m multiply by 2 upon 3 t to the power 3 by 2, or we can say s equals 2 upon 3 square root of 2p upon m, and this is t की power 3, क्योंकि जो हाफ पावर थी ना उसको हमने अंडर रूट में लिख दिया। तो s किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, ये t की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जो वेलोसिटी होती है वो t की पावर हाफ पे डिपेंड करती है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो t की पावर 3/2 पे।
क्या आप इसमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन बता सकते हो? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन आएगा? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। सोचिए। 3 टाइम्स। नहीं, टी। टी को हटाना है आप। एस और वी में रिलेशन चल। नहीं, यहीं से बता दो तो यहीं से पता चल जाएगा। भाई देखो, वी का वैल्यू ये है, एस का वैल्यू ये है। प्रोपोर्शनैलिटी इस तरह से है ना? तो आप टी की पावर हाफ को वी लिख दो इसके अंदर। तो एस विल बी प्रोपोर्शनल टू वी की पावर 3, है ना? तो वी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एस की पावर 1/3। ठीक है, तो ये आ जाए। चलो, ओके, एक सवाल देखिए। द क्वेश्चन सेज एक फोर्स है F इक्वल्स 20 + 10y and x on a particle on y axis. Now find the work done from y equals to 0 to y equals to 1. ये क्वेश्चन मैंने आपको भेज दिया ग्रुप में। ये 0 से 1 के बीच में वर्क पूछ रहा है हमसे। सो वर्क डन फ्रॉम y equals to 0 to y equals to 1। देखो, वर्क डन का सिंपल सा फॉर्मूला है, जिस डायरेक्शन में जाएगा ना उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। सो इट विल बी f डॉट dy फ्रॉम 0 to 1। सो दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 और 20 + 10y dy। सो दैट इज व्हाट, 20 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से 1 dy प्लस 10 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन y dy फ्रॉम 0 to 1। सो इट इज 20 टाइम्स dy का इंटीग्रेशन y फ्रॉम 0 to 1 प्लस 10 टाइम्स y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 0 to 1। सो इट इज 20 टाइम्स 1 - 0 प्लस 5 टाइम्स 1 square minus 0। So it is 20 + 5, that will be 25। ठीक है, ओके, अगला सवाल देखिएगा। इसमें हमें ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे फोर्स लिखा है और यहाँ पे एक्स लिखा है। ये मीटर्स में है, वो न्यूटन में है। तो ग्राफ है कुछ इस तरह का, एंड दिस इज गिवन 20, ये है 10, दिस इज 5, 8, 10, 12, ये है -25। ठीक है, तो हमें बताना है इसमें, an object of mass 500 gram initially at rest is acted upon by variable force whose x component varies with x-axis as shown in the figure. The velocity of the object at the point x equals to 8 and x equals to 12. तो 8 पर और 12 पर वेलोसिटी क्या क्या होंगी वो हमें बताना। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी एट x equals to 8 and x equals to 12 और मास इसका दिया हुआ है हमें 500 ग्राम, यानी कि इतना 0.5 मीटर, सॉरी केजी। अब बात आती है कि हम लोग वेलोसिटी कैसे निकालें। वेलोसिटी का मतलब हुआ आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी मिल जाए, उससे बात बन जाएगी। तो इसका एरिया निकाल दीजिए ना, ये एरिया, ये वाला एरिया। फिलहाल 8 तक की बात करते हैं। सो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क होता है क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क कितना हुआ यहाँ फर्स्ट वाले में, मैं x इक्वल्स टू 8 की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखिएगा इसका एरिया क्या हुआ पहले वाले का, 5 × 20 प्लस इसका एरिया कितना हुआ छोटे वाले का, 3 ये है 10 ये है।
तो 3 × 10 इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो 100 + 30 इक्वल्स 1/2 × 0.5 इंटू वी स्क्वायर। कितना हो गया? 130 इंटू 2/1/2, 0.5 को 1/2 लिख लिया मैंने, इक्वल्स टू वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 2 × 2 × 130, या v इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ 4 × 130। ये 2 आ गया लगभग, और √130 की वैल्यू आप निकाल लीजिए। ये लगभग आप मान सकते हो 11.1 है ना, तो 11.2 मान सकते हो सपोज। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये? 22.4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन, एग्जैक्ट वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं क्या है 130। अब आते हैं कहां पर? 12 पर। तो 12 पे क्या करेंगे भाई? एट x इक्वल्स टू 12। आप ये देख सकते हो कि 12 तक का जो एरिया है उसमें ये वाला एरिया भी आएगा और ये भी आएगा, ठीक है। अब ये जो हिस्सा है ना नीचे वाला, यूनिफॉर्म है ये। जब ये यूनिफॉर्म है ना, तो ये आधे डिस्टेंस पर है। मतलब ये अगर -25 है, कितना होगा? -27.5। ये बिल्कुल मिड में है उसके। ये वैल्यू दी नहीं है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, एक फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी कि ये कितने टाइम में कितना आगे गया। ये बिल्कुल मिड पॉइंट है इसका, और मिड पॉइंट का मतलब है इसका गैप बिल्कुल इक्वल है। हाँ नहीं, 27 पॉइंट पूरा ले लो। चलिए अब बताइए क्या करें भाई इसमें। अब आप एक काम करेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट, यानी ये वाला एरिया सेकंड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए, और इसको फोर्थ मान लीजिए। तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड प्लस एरिया ऑफ थर्ड प्लस एरिया ऑफ फोर्थ। लेकिन जो एरिया थर्ड वाला है ना, वो नीचे है, तो वो एरिया कैसे ले जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, चलिए उसको भी हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर रख देंगे, वहां से भी आ जाए। चलो,
चलिए अगला सवाल देखते हैं। Question number 3 says, consider drop of rain, water having mass 1 gram falling from a height of 1 kilometer. It hits the ground with a speed of 50 meter per second. Take G constant with a value of 10 meter per second square. The work done by the gravitational force and the resistive forces will be. देखिए ये ग्राउंड है स्पेस और यहाँ पे एक बूंद है, ये वाटर ड्रॉप है और इसने कहा ये नीचे गिरी और यहाँ पर जब ये टकराई तो इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 50 50 मीटर पर सेकेंड और कितनी हाइट से गिर रही है? 1 किलोमीटर और इसका मास हमें दिया हुआ है 1 ग्राम। अब बताना है कि अगर जी का वैल्यू 10 है तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हुआ और वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स कितना हुआ, दोनों चीजें हैं इसके अंदर। ये बताइए जब ये नीचे आ रहा होगा तो इस पर ग्रेविटी तो वर्क कर रही है, इस पर फ्रिक्शन भी तो लग रहा होगा। फ्रिक्शन जो लगेगा उससे इसकी मोशन बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी ना। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसमें लिख सकते हैं यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होना चाहिए कंडीशन कि वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इक्वल्स टू व्हाट? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ? mgh प्लस, बल्कि मैं इसको फिलहाल वर्क डन बाय ग्रेविटी, हाँ इसको mgh लिख लेते हैं हम लोग, प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, ये हमें नहीं पता, इक्वल्स टू डेल्टा के कितना हुआ? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इज व्हाट? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस mgh, so that will be what? Half mv square, हाफ इंटू 10 की पावर -3 इंटू b का वैल्यू कितना था? 50, तो 50 का स्क्वायर माइनस m विच इज 1 इंटू 10 की पावर -3 इंटू g इंटू h 10 की पावर 3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 2500 -10, so that is what? 1250 इंटू 10 की पावर -3 -10, सो माइनस कितना बचा ये? 1 पॉइंट, बेटा कटिंग कर दो ना मैंने ठीक है, तो बी सिंप्लीफाई करके आया 1.25 -10, कितना बचा भाई? -8.75 जूल्स। ठीक है, ये वर्क डन किसने किया है? फ्रिक्शन में। अगर हमें ग्रेविटी का निकालना है, दिस इज सिंपली एम जी एच, तो एम कितना हुआ? 10 की पावर -3, ग्रेविटी हुई 10 और एच का वैल्यू हुआ 10 की पावर, सो ये कैंसिल हो गया, सो इट इज 10 जूल, राइट। तो फ्रिक्शन जो हुआ उसका -8.75 और ग्रेविटी का 10 जूल, तो आप देखेंगे ऑप्शन सी आ जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। टू सिमिलर स्प्रिंग्स पी एंड क्यू हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट केपी एंड के क्यू आर सच दैट केपी इज ग्रेटर देन के क्यू। आगे दो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है पी, ये स्प्रिंग है क्यू, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है केपी और इसका है के क्यू, और केपी इज ग्रेटर देन के क्यू, ये दिया हुआ है। दे आर स्ट्रेच्ड फर्स्ट बाय द सेम अमाउंट देन बाय द सेम फोर्स। पहले इसमें जो फोर्स लगाया गया, पहला केस है इसमें, मैं ए मान लेता हूं उसको, ए केस। इसमें बोला है कि दे आर स्ट्रेच्ड बाय सेम अमाउंट। सेम अमाउंट का मतलब क्या हुआ कि इनके लिए एक्स कांस्टेंट है। तो ये बताइए जब एक्स कांस्टेंट है तो वर्क कितना होगा भाई?
W बराबर एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, तो P का कितना हुआ हाफ के पी एक्स स्क्वायर, W क्यू का कितना हुआ हाफ के क्यू एक्स स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो हाफ के से हाफ के कट गया, सॉरी हाफ से हाफ कट गया, एक्स एक्स कट गया, कितना बचा के पी अपॉन के क्यू। अच्छा केपी के क्यू से बड़ा है, तो इट इज ग्रेटर देन वन, तो मतलब क्या होगा डब्ल्यू पी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू पी। अच्छा दूसरा केस है जब फोर्स सेम लगाया जाता है, फोर्स इज सेम, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, जब फोर्स सेम होगा ना तो आप इस पूरे को कन्वर्ट करो किसके अंदर फोर्स के अंदर। तो एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ के एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्स। ठीक है, तो यहां से फोर्स आ गया एफ और ये आ गया एफ एक्स अपॉन टू, तो डब्ल्यू पी कितना हुआ, दिस इज व्हाट हाफ एक्स पी, या यहां से एक्स का वैल्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स, बताइए। एफ होता था के एक्स, है ना, तो एक्स क्या हो जाएगा एफ अपॉन के, तो ये बनेगा हाफ इंटू एफ स्क्वायर अपॉन के, विच इज एफ स्क्वायर अपॉन टू के। ये इनवर्स रिलेशन आ गया ना, तो पी के लिए ये उल्टा आया, इसका मतलब क्या हुआ डब्ल्यू पी विल बी लेसर देन डब्ल्यू क्यू, क्योंकि के पी का वैल्यू के क्यू से ज्यादा था। चलिए ये अगर हम पहले माइनस करोगे तो आपको प्लस मिलेगा, इसलिए हम मान के चलेंगे प्लस, ताकि जब प्लस मानेंगे तो भी वैल्यू दिखता है, माइनस प्लस नहीं चलेगा। सॉरी नहीं है, थर्ड पार्ट
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सेज, हाँ जी, हाँ किसका देखते हैं, चलो भी। A uniform force of 3i plus j displaces an object from, देखो एक पार्टिकल यहाँ पे है ए पॉइंट पर और ये इसको बी तक ले जाता है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2i प्लस जे, 2i प्लस के, और दूसरा है 4i प्लस 3j माइनस के। ये पूछ रहा है कि वर्क डन बाय दिस फोर्स। वर्क डन का फॉर्मूला होता था एफ डॉट डी एस या एफ डॉट एस। पहले तो आप ये देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे सपोज एस वेक्टर, ये होगा ए बी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओ बी माइनस ओ ए। सो देखिए ओ बी कितना हुआ, 4i प्लस 3j माइनस के, देन माइनस ओ ए कितना है, 2i प्लस के। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो 4i प्लस 3j माइनस के माइनस 2i माइनस के कितना हुआ भैया, 4i माइनस 2i, 2i प्लस 3j माइनस 2k, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया s। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता था, W इक्वल्स टू एफ डॉट एस, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। F कितना हुआ भाई, 3i प्लस जे डॉट 2i प्लस 3j माइनस 2k। देखिए इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 6 प्लस 3, 9j। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 9j जी। 8 वाला देखिएगा। A body of mass 3 kg is under a constant force which causes a displacement S equals to, this is 1 upon 3 p square। इसने पूछा है कि बताइए 2 सेकंड में कितना वर्क होगा। मास इसका है 2 kg। सो वर्क डन इन 2 सेकेंड्स। देखो इसके लिए मेरे पास दो फॉर्मूलाज है, दो तरीके हैं, या तो आप काइनेटिक एनर्जी यूज कर लीजिए, या तो आप इसका नॉर्मल जो तरीका होता है वो कर लीजिए। मैं दोनों तरीके बताता हूं आपको। पहला मेथड, देखो फर्स्ट मेथड क्या है, आप इसका पहले एक्सेलरेशन निकालो। इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ds अपॉन dt, दैट इज 2 अपॉन 3t, और एक्सेलरेशन क्या आएगा, dv अपॉन gt, 2/3। राइट, नाउ व्हाट इज द फोर्स, इस पर फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू एम ए। तो m कितना हुआ 2 और a कितना हुआ 2 अपॉन 3, दिस इज 4 अपॉन 3 न्यूटन। नाउ द वर्क डन इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds। अब लेकिन हमारे पास ds तो नहीं है, हम ds निकाल सकते हैं यहां से। देखो ds का वैल्यू यहां से कितना आएगा, 2 अपॉन 3t, और साथ में dt। तो ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ f टाइम्स 2 अपॉन 3 t dt, और टाइम कहां से कहां तक रखना है, 0 से 2। अब मैंने क्या किया, 2 अपॉन 3 को लिखा बाहर, और f का वैल्यू कितना था, 4/3, वो भी मैंने बाहर लिख दिया, और इंटीग्रेशन 0 से 2, और साथ में t dt। सो दैट इज 8 अपॉन 9, and this is t square upon 2 from 0 to 2. So it is 4 upon 9 multiply by 2 का स्क्वायर, कितना हुआ, 16 अपॉन 9। एक बार ऑप्शन देखना चाहिए। हाँ, okay. 1 अपॉन 3 टी स्क्वायर है ना,
2.3। इसका मास कितना था? मास इसका 2 था, नहीं 3 था मास इसका ना। हाँ, मास को 3 कर, मास को 3 कर लीजिए इसमें ना। ये मास है इसका 3 kg, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये आएगा 2 आ जाएगा ना। सो इट इज 2 टाइम्स 2/3 और t²/2 फ्रॉम 0 to 10। तो 2/3 इंटू 2 का स्क्वायर, 8/3। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, इसको ऐसे भी कर सकते थे आप। और वर्क डन इक्वल्स टू हाफ एम v² - u²। देखो कैसे, हाफ एम, एम का वैल्यू 3 हो गया, v इसकी बाद वाली वेलोसिटी, ये वेलोसिटी आई थी ना यहाँ पे, यहाँ पे टी को 2 रखो आप, कितना आएगा 4/3 स्क्वायर, माइनस इनिशियली टाइम को 0 रखो, 0। अब देखो सिंप्लीफाई करके, तो 3/2/16/9, 8 तो ये भी लगा सकते हैं, और नॉर्मल 14।
इसके बाद बताइए कौन सा क्वेश्चन करूं। 8 की बात बताइए। 11। देखिए 11th क्वेश्चन। A force of 250 Newton is required to lift a 75 kg mass through a pulley system. In order to lift the mass through 3 meter, the rope has to be pulled through 12 meter. So the efficiency of the system is what? देखो efficiency का मतलब क्या होता है? efficiency कहते हैं कि कितना वर्क हुआ और कितना इनपुट उसको दिया गया था, तो कहते हैं पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। अब देखो इसमें पैरामीटर्स में क्या क्या दे रखे हैं। 75 केजी का कितना ले जाना है हमें, 3 मीटर तक, है ना। द रूप हैज टू पुल थ्रू 12 मीटर, ठीक है, ओके। 250 न्यूटन का फोर्स 75 केजी के लिए चाहिए और 3 मीटर खिसकाने के लिए, इसी को आपने 12 मीटर तक खिसकाना है। तो बताइए आप इनपुट वर्क कौन सा कर रहे हो। देखो पी इनपुट, देखो पहले क्या होगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ओके, तो कितना हुआ भैया, फोर्स इज व्हाट, 250, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना करना है, 12 मीटर, है ना, अपॉन टाइम। जी, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 250 न्यूटन का फोर्स किसी 75 केजी मास को खींचने के लिए जरूरी है। अभी कह रहे हैं कि अगर हम इन ऑर्डर टू लिफ्ट द मास थ्रू 3 मीटर, द रोप हैज टू बी पुल्ड थ्रू 12 मीटर, यानी कि मास को 3 मीटर खींचने के लिए रोप को 12 मीटर खींचा जाता है। यानी कि मास तो उठ रहा है 3 मीटर, रोप कितनी खींच रही है, 12 मीटर। तो जो पावर इनपुट है वो तो 12 मीटर खींच रहा है और जो आउटपुट पावर है वो 3 मीटर खींच रहा है। समझ गया ना। जैसे मान लीजिए रस्सी लगी हुई है, हम इसको खींच रहे हैं, तो मैं 12 मीटर खींच रहा हूं तब जाके वो 3 मीटर खींच रहा है। तो पावर जो इनपुट मैं दे रहा हूं वो कितनी है, 250 मल्टीप्लाई बाय 12/t। और जो पावर आउटपुट है वो कितनी है, 75 केजी का मास है वो, तो उसका वेट कितना हुआ, mg। तो कितना लिखेंगे, 75g मल्टीप्लाई बाय 3/t। समझ गए ना। अब इसका रेशियो क्या हुआ बताइए, पी आउटपुट 75g इंटू 3/t डिवाइडेड बाय इनपुट पावर कितनी है, 250 इंटू 12/t। टी से टी कट जाएगा, 4 आ गए। इसको ले ले 750/250 इंटू 4। तो 3/4 का मतलब कितना हुआ, 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए परसेंटेज में, 75%। ठीक है, और बताइए इसके अलावा। चलो ये देखो 13th वाला देखो भी। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है अ पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स F इक्वल्स टू 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, और ये 0 से 5 मीटर तक खींच रहा है इसको। तो हमें वर्क डन बताना है क्या होगा। तो क्या करें भाई इसमें, W बराबर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 5 और F डॉट dx, दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 5। F डॉट dx का मतलब 7 dx माइनस 2x dx प्लस 3x स्क्वायर dx। अब बताइए पहले वाले का इंटीग्रेशन क्या हुआ, 7x हो जाएगा फ्रॉम 0 टू 5, माइनस 2x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 0 टू 5, प्लस 3 टाइम्स एक्स क्यूब अपॉन 3 फ्रॉम 0 टू 5। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो 7 टाइम्स 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब, तो 35 माइनस 25 प्लस 125, 135। ठीक, चलो।
इसके बाद देखिएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 20 है. It says an engine pumps water continuously through a hose. Water leaves the hose with a velocity v and m is the mass per unit length of the water. तो ये हमसे पूछ रहा है कि बताइए इसकी काइनेटिक एनर्जी का रेट क्या होगा. ठीक है. तो हमें ना मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है. मास पर यूनिट लेंथ. दिस इज गिवन एज m. ये मास पर यूनिट को हम पता है क्या लिख सकते हैं. dm अपॉन dl. दिस इज m. सो dm का वैल्यू कितना हुआ. m टाइम्स ऑफ dl. अगर मैं दोनों तरफ t से डिवाइड कर दूं या डिफरेंशिएट कर दूं, सो dm अपॉन dt विल बी व्हाट. m टाइम्स dl upon dt. What is dl upon dt? Velocity. So it is mv. So what is the kinetic energy का formula? K equals to half mv square. अब इसने हमसे पूछा है डेरिवेटिव मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो dk अपॉन dt दिस इज हाफ टाइम्स dm अपॉन dt टाइम्स ऑफ v square. What is dm upon dt का वैल्यू. mv. So this will be half of mv multiplied by v square. That is half m vk. This is your dk upon v. ठीक. चलिए इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23. देखो इसके बाद 23 में इसने बोला है कि a ball of mass 2 kg and the ball of mass 4 kg are dropped from the height 60 feet tall building after the fall of 30 feet each towards each earth. इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा ये पूछ रहा है हमसे. तो मान लीजिए दो बॉल में अब इन्होंने बोला कि दोनों बॉल्स की जो स्पीड है वो इनिशियली कितनी है भाई. ये 60 फीट की हाइट पर है दोनों. जब इनको छोड़ा जाएगा तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी. 0. जब ये 30 फीट पर होंगे दोनों तो इसका मास सपोज m1 है, इसका मास सपोज m2 है. जब ये किसी डेप्थ नीचे पहुंचेंगे h हाइट तक तो इनकी वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी. पहले की वेलोसिटी बताइए. v1 बराबर अंडर रूट ऑफ 2gh. दूसरे की वेलोसिटी क्या होगी. वही अंडर रूट ऑफ 2gh आएगी है ना, क्योंकि दोनों ही फ्री फॉल के अंदर है. अब बताइए इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा. काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2. पहले की काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर अपॉन हाफ m2 v2 स्क्वायर. हाफ से हाफ कट गया. सो m1 इज m1 अपॉन m2 इंटू v1 अपॉन v2 का होल स्क्वायर. अब देखो वेलोसिटी दोनों की सेम है तो इसको मैं v नॉट मान लेता हूं, इसको मैं v नॉट मान लेता हूं. सो इट इज नथिंग बट m1 अपॉन m2 टाइम्स ऑफ v नॉट अपॉन v नॉट का होल स्क्वायर. ये कैंसिल हो जाएगा. अब देखो मासेस कितने दे रखे हैं. इनके मासेस हैं भाई 2 और 4. तो 2 अपॉन 4 दैट इज 1 अपॉन. तो इनकी काइनेटिक एनर्जी में 1:2 का रेशियो है.
चलिए, बाकी इसके क्वेश्चन और नेक्स्ट क्लास में जो मैंने पीडीएफ सेंड किया उसके क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, ठीक है।